Hello students, welcome to this video. We will do our question answers of this chapter number 5 periodic classification of elements in this video. ठीक है, जो हमने चैप्टर नंबर 5 था केमिस्ट्री का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वो कंप्लीट पढ़ा है. ठीक है, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है देन प्लीज़ लेट मी नो. इस चैप्टर में हम इस चैप्टर के एनसीईआरटी एंड इंडेक्स क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, एनसीईआरटी एंड इंडेक्स क्वेश्चंस. सो स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे है फर्स्ट क्वेश्चन, डिड डोबर्नियर ट्राइड्स ऑल्सो एग्जिस्ट इन द कॉलम्स ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स? येस, अगर मतलब हाँ है तो बताओ आप, कंपेयर एंड फाइंड आउट. कहते हैं कि क्या जो डोबर्नियर के ट्राइड्स थे क्या वो न्यूलैंड के ऑक्टेव्स के अंदर एग्जिस्ट करते थे? मतलब जो डोबर्नियर के ट्राइड्स थे और न्यूलैंड के ऑक्टेव्स थे दोनों के अंदर क्या कोई सिमिलैरिटी थी या फिर नहीं थी? ठीक है, तो देखो येस, डोबर्नियर ट्राइड एग्जिस्ट इन द कॉलम ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव्स. हाँ, डोबर्नियर के ट्राइड कुछ न्यूलैंड ऑक्टेव्स के अंदर थे, जैसे कि एक था लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम. ये डोबर्नियर का भी ट्राइड था एंड न्यूलैंड का भी एक ऑक्टेव के अंदर था. ठीक है, इसके बाद है व्हाट वर द लिमिटेशन ऑफ डोबर्नियर्स क्लासिफिकेशन? डोबर्नियर के क्लासिफिकेशन में क्या क्या लिमिटेशंस थी? देखो क्या क्या लिमिटेशंस थे. ही इज़ नॉट एबल टू क्लासीफाई ऑल द एलिमेंट्स इनटू ट्राइड्स नोन एट दैट टाइम. क्या क्या लिमिटेशंस थे? बेसिकली दो लिमिटेशंस थे. उस टाइम तक जितने भी एलिमेंट्स नोन थे, जितने भी एलिमेंट्स पता थे, उन सबको वो क्लासीफाई नहीं कर पाया. द ट्राइड रूल इज़ नॉट एप्लीकेबल विद द एलिमेंट्स ऑफ वेरी लोअर और वेरी हाई मास. डोबर्नियर का ट्राइड क्या कहता था? 3 एलिमेंट है हमारे पास. ठीक है, 3 के अंदर पहले और तीसरे का जो एवरेज मास आएगा वो सेकेंड वाले के इक्वल होगा. ठीक है, लेकिन इसके अंदर दो इसके लिमिटेशंस थे. फर्स्ट लिमिटेशन उसका था कि उस टाइम तक जितने भी वो थे एलिमेंट्स नोन थे उन सबको क्लासीफाई नहीं कर पाया. तो लिखेंगे ही इज़ नॉट एबल टू क्लासीफाई ऑल द एलिमेंट्स इनटू ट्राइड्स. ठीक है, उस टाइम तक जितने भी एलिमेंट्स थे उनको ट्राइड्स में क्लासीफाई नहीं कर पाया नोन एट दैट टाइम. सेकेंड इसका लिमिटेशन क्या था कि जो उसके ट्राइड रूल था वो उन एलिमेंट्स पे अप्लाई नहीं हो पा रहा था जिनका बहुत ही या तो बहुत ज़्यादा मास है या फिर बहुत ही कम मास है. लिखेंगे हम द ट्राइड रूल इज़ नॉट एप्लीकेबल with the elements of very lower or very high mass. ठीक है, ये दो लिमिटेशंस थी डोबर्नियर के ट्राइड्स की. इसके बाद था हमें लिमिटेशंस बतानी है न्यूलैंड के ऑक्टेव्स की. न्यूलैंड के ऑक्टेव्स की क्या क्या लिमिटेशन थी? ये जो लॉ था सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल हो पा रहा था. ठीक है, एक और लिमिटेशन क्या क्या थी कि उसको लगा कि जब अब तक 56 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं और इसके बाद कोई एलिमेंट डिस्कवर नहीं होगा, उसने ये सोचा. ठीक है, 56 ही रहेंगे. एक और लिमिटेशन क्या थी? नोबल गैस वर डिस्कवर लेटर ऑन व्हेन प्लेस्ड इन दिस टेबल डिस्टर्ब द एंटायर क्लासिफिकेशन. न्यूलैंड के ऑक्टेव के बाद में नोबल गैसेस डिस्कवर हुई और ये नोबल गैस को जब इस टेबल में रखा गया तो पूरी की पूरी क्लासिफिकेशन को वो डिस्टर्ब कर रहे थे. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? एक और लिमिटेशन थी, ही प्लेस 2 एलिमेंट इन द सेम स्लॉट, जैसे कि कोबाल्ट, निकल. एक और उसका लिमिटेशन क्या था कि उसने एक ही स्लॉट के अंदर 2 एलिमेंट्स रखे, जैसे कि कोबाल्ट, निकल, सीरियम, लैंथेनम. ठीक है, ही ऑल्सो पुट डिसिमिलर एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट. उसने 2 अलग अलग एलिमेंट्स, 2 डिसिमिलर एलिमेंट्स को भी एक ही स्लॉट में रख दिया, जैसे कि कोबाल्ट एंड निकल को फ्लोरीन के साथ रख दिया. ठीक है, जबकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन की प्रॉपर्टीज सेम है एंड कोबाल्ट निकल की प्रॉपर्टीज़ के साथ रिजेंबल नहीं करती तो उसके साथ उसको नहीं रखना चाहिए. बट स्टिल ही कीप कोबाल्ट एंड निकल विद फ्लोरीन, दैट वाज अगेंस्ट द लॉ. इसके बाद क्या होता है, ये इसकी लिमिटेशंस हो जाती है. एक तो क्या थी, कैल्शियम तक ही लॉ एप्लीकेबल था. ठीक है, दूसरा क्या था, 56 एलिमेंट्स पता थे उस तब तक और उसको लगा कि कोई भी एलिमेंट बाद में डिस्कवर नहीं होगा. तीसरा क्या था कि नोबल गैस जब बाद में डिस्कवर हुई उसको जब इस टेबल में रखा तो पूरे के पूरे क्लासिफिकेशन को उसने डिस्टर्ब कर दिया. फिर क्या हुआ, 2 एलिमेंट्स को उसने सेम स्लॉट में रखा, जैसे कि कोबाल्ट, निकल, सीरियल, लैंथेनम. ठीक है, और उसने क्या किया कि 2 अलग अलग एलिमेंट्स को ऐसे भी एलिमेंट के साथ रख दिया जिसकी प्रॉपर्टीज़ के साथ रिजेंबल नहीं होती है. तो ये न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के लिमिटेशंस थे. इसके बाद नेक्स्ट इंडेक्स क्वेश्चन है, यूज मेंडलीज टेबल टू प्रेडिक्ट द फॉर्मूला फॉर द ऑक्साइड ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स.
हमें मेंडलीव की टेबल को यूज़ करके बताना है इन फॉर्मूले के, इन ये जो ऑक्साइड्स है इनके फॉर्मूले बताने हैं। जैसे कि पोटेशियम का ऑक्साइड क्या होगा, इसके में जो ग्रुप थे उसके अकॉर्डिंग था। जैसे कि IA को उसने अलग अलग ग्रुप बनाए थे ना, सब ग्रुप्स बनाए थे। ग्रुप A था, ग्रुप B था, ग्रुप 1 2 3 4 को क्लासीफाई किया था A B इस तरीके से, ठीक है। फर्स्ट का A है, ठीक है। अगर फर्स्ट का A है तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी 1, तो पोटेशियम की वैलेंसी तो हो गई 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2, जब उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो फॉर्मूला क्या बना K2। बात करें इसकी कार्बन की, कार्बन कौन सी ग्रुप का मेंबर था 4 मतलब 4, वैलेंसी उसकी 4 होगी, ठीक है। तो 4 कार्बन की वैलेंसी हो गई 4, ऑक्सीजन की कितनी है 2, कैंसिल हो गया तो 2 1, तो फॉर्मूला क्या बन गया CO2, तो कार्बन का ऑक्साइड CO2। इसके बाद एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम कौन से ग्रुप में था 3 है, मतलब कि 3 ग्रुप 3, तो इसकी वैलेंसी 3 होगी। तो जब उसको रखा एल्यूमिनियम इसके नीचे 3 एंड ऑक्सीजन का 2, तो Al2O3, तो इसका ग्रुप फॉर्मूला बन गया Al2O3। इसके बाद था सिलिकॉन, सिलिकॉन 4A ग्रुप का था, तो वैलेंसी उसकी 4 हुई। तो जब सिलिकॉन के नीचे 4 रखा, ऑक्सीजन के नीचे 2 रखा, जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा, सॉरी इसको पहले कैंसिल करेंगे ना, 2 SiO2 बन गया इसका फॉर्मूला। फिर था बेरियम, 2A ग्रुप का था, 2A ग्रुप मतलब उसकी वैलेंसी कितनी होगी 2, तो देखो बेरियम इसकी वैलेंसी भी 2, ऑक्सीजन की भी 2, 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा BaO, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिसाइड्स गैलियम विच अदर एलिमेंट्स हैव, गैलियम के अलावा कौन से ऐसे एलिमेंट्स थे सिंस बीन डिस्कवर्ड दैट वर लेफ्ट बाय मेंडलीव इन हिज पीरियोडिक टेबल, मतलब बेरियम के अलावा गैलियम के अलावा ऐसे कौन से एलिमेंट्स थे जो छूट गए थे, मेंडलीव अपने पीरियोडिक टेबल में रखना छूट गया था उससे, वो कौन सा था स्कैंडियम एंड जर्मेनियम, ठीक है। नेक्स्ट था व्हाट वर द क्राइटेरिया यूज बाय मेंडलीव फॉर क्रिएटिंग द पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव ने कौन सा क्राइटेरिया यूज़ किया था एटॉमिक मास का, एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वॉज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक द नोबल गैसेज आर प्लेस्ड इन अ सेपरेट ग्रुप, ऐसा क्यों है कि नोबल गैसेज को एक सेपरेट ग्रुप में रखा। मेंडलीव की टेबल में एलिमेंट्स अरेंज्ड ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी, एलिमेंट्स को उनके वैलेंसी के बेसिस पे हमने अरेंज किया। सिंस नोबल गैसेज हैव 0 वैलेंसी, नोबल गैसेज की वैलेंसी कितनी थी 0, तो उसको मेंडलीव की टेबल में कोई जगह नहीं मिली, तो इसलिए हमने उनके लिए एक सेपरेट ग्रुप बनाया जिसको 0 ग्रुप या फिर पीरियोडिक टेबल के अंदर बोलते हैं, जिनकी वैलेंसी 0 होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट हाउ कुड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रिमूव वेरियस एनोमलीज इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो कुछ लिमिटेशंस छूट गई थी मेंडलीव की वजह से, उसने कैसे कवर अप किया, ठीक है। कैसे था, पोजीशन ऑफ द एलिमेंट्स इन द टेबल इज लिंक्ड विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब जो पोजीशन दी गई उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे पोजीशन मिली। ईच ग्रुप इज इंडिपेंडेंट एंड आइडिया ऑफ सब ग्रुप्स हैव बीन डिस्कार्डेड, जो मेंडलीव ने टेबल बनाई थी उसमें सब ग्रुप्स बनाए थे, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी तो हर ग्रुप को इंडिपेंडेंट कर दिया गया और जो सब ग्रुप्स का आइडिया था उसको हटा दिया गया। पोजीशन ऑफ ऑल द आइसोटोप्स वर जस्टिफाइड बिकॉज ऑल हैव सेम एटॉमिक नंबर, पहले मेंडलीव ने एटॉमिक मास की बेसिस पे किया था क्लासिफिकेशन, ठीक है, जबकि जो आइसोटोप्स होते हैं तो वो अच्छे से फिट नहीं हो पाएंगे, और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें एटॉमिक नंबर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया, तो आइसोटोप के एटॉमिक नंबर तो अलग अलग होते हैं, तो उनको अच्छे से जगह भी मिल गई थी आइसोटोप्स को भी। नेक्स्ट, द पोजीशन ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स विच वर मिसफिट इन मेंडलीव आर नाउ जस्टिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, कुछ ऐसे एलिमेंट्स जिनकी पोजीशन मेंडलीव में मिसफिट हो रही थी उनको एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अब वो जस्टिफाई हो गई थी। एक और फ़ायदा क्या था, इट इज़ क्वाइट ईजी टू रिमेंबर एंड स्टडी, उसको पढ़ने के लिए और स्टडी करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गया था। इसके बाद है नेम 2 एलिमेंट्स यू वुड एक्सपेक्ट टू शो केमिकल रिएक्शन सिमिलर टू मैग्नीशियम, व्हाट इज़ द बेसिस फॉर योर चॉइस, हमें क्या करना है 2 एलिमेंट्स बताने हैं जो हम एक्सपेक्ट करें कि मैग्नीशियम के जैसे ही ये रिएक्शन बताएं, हम अपनी चॉइस से कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि कैल्शियम एंड स्ट्रोंटियम, क्यों, क्योंकि दोनों के पास ही सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, दिस इज़ बिकॉज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेम इन दीज 2 एलिमेंट्स एंड मैग्नीशियम, दोनों एलिमेंट्स और मैग्नीशियम के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, तो इसलिए उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी, सेम होंगी ड्यू टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, they all are expected to show similar chemical reactions. Next है name 3 elements that have a single electron in their outermost shell, हमें बताना है कि ऐसे 3 एलिमेंट्स बताने हैं जिनके आउटरमोस्ट शेल में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब ग्रुप 1 के कोई भी 3 एलिमेंट्स हम लिख सकते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम।
नेम 2 एलिमेंट्स दैट हैव 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल। हमें 2 एलिमेंट्स बताना है जिनके पास में उनके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स सेकेंड ग्रुप के कौन से एलिमेंट्स है, बेरिलियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ओके, नेम 3 एलिमेंट्स दैट फिल आउटरमोस्ट शेल। फिल आउटरमोस्ट शेल मीन्स 8, ठीक है। वो किसके होते हैं, नोबल गैसेस के। नोबल गैसेस नियॉन, आर्गन एंड क्रिप्टन, ठीक है। नेक्स्ट, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड ऑल मेटल्स दैट रिएक्ट विद वाटर टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। ये जो 3 मेटल है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तीनों जो मेटल्स है पानी के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती हैं। इज देयर एनी सिमिलैरिटी इन द एटम ऑफ दीज एलिमेंट्स। क्या इनके एटम्स में भी कोई सिमिलैरिटी है, ठीक है। क्या सिमिलरिटी है, ये सारे के सारे ग्रुप 1 के मेंबर हैं। इनको एल्कली मेटल्स भी बोलते हैं। इनके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। सो दे रिएक्ट विद कोल्ड वाटर टू रिलीज हाइड्रोजन गैस, इसलिए वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियम इज एन अनरिएक्टिव गैस एंड नियॉन इज अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो रिएक्टिविटी। हीलियम एक अनरिएक्टिव गैस है और नियॉन बहुत ही कम रिएक्टिव है, ठीक है। व्हाट इफ एनीथिंग डू देयर एटम्स हैव इन कॉमन। क्या उनके एटम्स में कुछ कॉमन है, देखो। एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम इज 2, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी 2 होगी, ठीक है। नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 2, 8, ठीक है। दोनों के पास ही फिल्ड आउटर मोस्ट शेल है, उसका डुप्लेट पूरा है, इसका ऑक्टेट पूरा है। हीलियम के पास डुप्लेट है के शेल में और ऑक्टेट है उसका एल शेल में, तो दोनों की दोनों ही अनरिएक्टिव गैसेस मानी जाती हैं, ठीक है। इसके बाद है, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच आर द एलिमेंट्स अमंग फर्स्ट 10 एलिमेंट्स। पहले 10 एलिमेंट्स के अंदर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कौन से मेटल्स हैं, वो कौन से हैं, लिथियम एंड बेरिलियम। नेक्स्ट, बाय कंसिडरिंग देयर पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड यू एक्सपेक्ट टू हैव मैक्सिमम मेटेलिक कैरेक्टर। इधर 5 मेटल्स दिए हैं, हमें इसमें बताना है सबसे ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर किसका होगा। गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम एंड बेरिलियम। बेरिलियम जो है सबसे लेफ्ट साइड में है पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। और हमें पता है कि मेटेलिक कैरेक्टर अक्रॉस अ पीरियड, एक पीरियड में क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। तो बेरियम जो होगा सबसे ज़्यादा वो होगा मेटेलिक कैरेक्टर शो करने वाला होगा, ठीक है। तो देखो, बेरिलियम सबसे ज़्यादा लेफ्ट में है। जैसे जैसे हम इस साइड मूव करते हैं मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, तो सबसे ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर बेरिलियम का होगा, ठीक है। इसके बाद एनसीईआरटी की एंड एक्सरसाइज है, देखिए। कौन सा एलिमेंट है जिसके पास 2 शेल्स हैं, बोथ ऑफ विच आर कम्प्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स। 2 शेल्स हैं, दोनों की ही दोनों फिल होगी पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन। कैसे पता करेंगे हम, देखो 2 शेल होंगी, सबसे पहले के और एल होगी। ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन ले सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन ले सकती है। तो कितना हो गया, 10 एटॉमिक नंबर किसका होता है, नियॉन का, ठीक है। आंसर क्या आ गया, नियॉन। उसके बाद एक ऐसा एलिमेंट बताना है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 282, काउंट करो इनको, 12 होगा। 12 एटॉमिक नंबर किसका होता है, मैग्नीशियम का। नेक्स्ट है, टोटल ऑफ 3 शेल्स, 3 उसमें शेल्स हैं विद 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। उसके वैलेंस शेल में तो कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। देखो 3 शेल है, 3 शेल, इसके अंदर 4 है, तो ये दोनों तो फुल्ली फिल होंगी ना, तो ये हो गया 14। और 14 किसका एटॉमिक नंबर होता है, सोडियम का, ठीक है। करेक्ट आंसर हो गया, तो इसका आंसर होगा सिलिकॉन, ठीक है। सॉरी, सोडियम एटॉमिक नंबर 16 होता है सोडियम का, 14 होता है सिलिकॉन का। नेक्स्ट है, अ टोटल ऑफ 2 शेल्स। नेक्स्ट, अ टोटल ऑफ 2 शेल्स विद 3 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। टोटल 2 शेल हैं, ऑफकोर्स के और एल ही होगी, ठीक है। एंड वैलेंस शेल में उसके 3 हैं, तो इसमें कितने होंगे, 2, तो 5 हो गया। 5 एटॉमिक नंबर बोरोन का होता है, तो आंसर इज बोरोन। नेक्स्ट है, ट्वाइस एज मेनी इलेक्ट्रॉन इन इट्स सेकंड शेल एज इन इट्स फर्स्ट शेल। मतलब 2 है, सेकंड के अंदर फर्स्ट से डबल है, इसके अंदर 2 तो इसके अंदर 4 होगा, तो 2 और 4 6, आंसर है कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रॉपर्टी do all elements in the same column of periodic table as boron have in common। मतलब जैसे कि बोरोन के पास पीरियोडिक टेबल में जो सेम ग्रुप के अंदर होते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। हमें बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। एलिमेंट जो बोरोन है ग्रुप 13 का फर्स्ट मेंबर है। इट हैज़ 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। जो बोरोन है उसकी वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। सो ऑल द एलिमेंट्स इन ग्रुप 13 हैव 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसलिए ग्रुप 13 के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 3, ठीक है। इसके बाद है,
What property do all elements in the same column of the periodic table as fluorine have in common? मतलब कोई एक सेम कॉलम के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी सेम होती है ये बताना है। एलिमेंट फ्लोरीन फर्स्ट मेंबर होता है 17 ग्रुप का या फिर हेलोजन फैमिली का, इसलिए जो द कंप्लीट कॉलम और ग्रुप हैव 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सबके अंदर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे और सबकी वैलेंसी 1 होगी। ठीक है, फिर हमें बताना है कोई एटम है उस चीज़ की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2 8 7, मतलब एटॉमिक नंबर उसका 17 है। ठीक है, 17 किसका होता है? बेसिकली क्लोरीन का होता है। ठीक है, अब देखो व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट 17। टू विच एलिमेंट वुड बी केमिकली सिमिलर, हमें बताना है कौन से एलिमेंट जो है उसके साथ वो सिमिलर होगा। देखो इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, जिसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होंगे उसके साथ सिमिलर होगा। इसके अंदर 7 ही है, इसके अंदर कितने होंगे 2 7, इसके अंदर भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होंगे, इसके अंदर 7 नहीं होंगे, इसके अंदर 5 होंगे। नाइट्रोजन की जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 2 5 होगी, फ्लोरीन की 2 7 होगी, और ये जो फॉस्फोरस है 2 8 5 होगी, एंड आर्गन 2 8 8 होगी। ठीक है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें है फ्लोरीन में। ठीक है, इट वुड बी केमिकली सिमिलर विद फ्लोरीन विच इज ऑल्सो 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोजिशन ऑफ 3 एलिमेंट्स ए बी एंड सी इन द पीरियोडिक टेबल आर शोन बिलो। 3 एलिमेंट्स है ए बी सी, तीनों की इधर पोजीशन दे, 17 ग्रुप में ये है, बी और सी इस तरीके से। ठीक है, स्टेट वेदर ए इज़ अ मेटल और नॉन मेटल, हमें बताना है ए जो है मेटल होगा या फिर नॉन मेटल होगा। देखो हमें पता है इस साइड जो मेटल्स होते हैं इस साइड नॉन मेटल्स होते हैं, ग्रुप 17 इस साइड है तो ऑफकोर्स नॉन मेटल होगा, तो एलिमेंट ए इज़ नॉन मेटल। स्टेट वेदर सी इज़ मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव देन ए, हमें बताना है सी जो है ए से ज़्यादा रिएक्टिव है या फिर कम है। देखो सी इधर है, ए इधर है, हमें पता है क्या पता है हमें कि जब हम नीचे जाते हैं टॉप टू बॉटम जाते हैं तो नॉन मेटल की रिएक्टिविटी डिक्रीज़ होती है। ठीक है, रिएक्टिविटी डिक्रीज़ होती है, तो हमें क्या पता चलेगा जब जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे रिएक्टिविटी डिक्रीज़ होती जा रही है तो ए ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, ए इज़ मोर रिएक्टिव, सी इज़ लेस रिएक्टिव। Like answer, C is less reactive than A because both are non-metal, have the tendency to gain the electron, दोनों ही non-metal है। Down the group non-metal की reactivity decrease होती है। Next, will C be larger or smaller in size than B, हमें बताना है C जो है B से साइज़ बड़ा होगा कि छोटा होगा। C का साइज़ B से हमें बताना है। ठीक है, हमें पता है टॉप टू बॉटम साइज़ इंक्रीज़ होता है, लेफ़्ट टू राइट साइज़ डिक्रीज़ होता है, अक्रॉस अ पीरियड साइज़ डिक्रीज़ होता है, तो बी का साइज़ ज़्यादा होगा, सी का साइज़ छोटा होगा। हमें बताना है किसका साइज़ सी के छोटा होगा कि बड़ा होगा, सी छोटा होगा। ठीक है, सी स्मॉलर देन बी बिकॉज बोथ आर प्रेजेंट इन सेम पीरियड एंड एटॉमिक साइज डिक्रीज अलोंग द पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ आयन केटाइन और अनायन विल बी फॉर्म बाय एलिमेंट ए, मतलब एलिमेंट ए की हेल्प से हम कैसा आयन बना सकते हैं, केटाइन या फिर अनायन। देखो हमें पता है ये नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल के पास क्या टेंडेंसी होती है, वैलेंस ई ग्रुप 17 है, सबके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक और चाहिए, एक और चाहिए। ठीक है, तो देखो जब ये एक और लेगा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेगा तो एक क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा माइनस में। ठीक है, ए फॉर्म अनायन बिकॉज ए इज़ अ नॉन मेटल हैविंग 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन Z7 है, फॉस्फोरस का Z15 है, Z मीन्स एटॉमिक नंबर, दोनों ही ग्रुप 15 के मेंबर हैं। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज टू एलिमेंट, विच ऑफ दीज विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। नाइट्रोजन का साइज़ फॉस्फोरस से छोटा होगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर से पता चल रहा है इसका छोटा है, 2 ही शेल्स होंगी, इसके अंदर 3 शेल्स होंगी, तो ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा। सो नाइट्रोजन हैज़ ग्रेटर टेंडेंसी टू टेक अप द इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन ज़्यादा इसके पास टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लेने की, इसलिए नाइट्रोजन फॉस्फोरस से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन्स नेगेटिव चार्ज, ज़्यादा जल्दी ले लेगा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ डज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम रिलेट टू इट्स पोजीशन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मतलब कोई एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो उसकी पोजीशन के बारे में कैसे बताती है। देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर पे बेस होती है, और एटॉमिक नंबर किस पे बेस होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। हमें पता है एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होते हैं।
ओके, वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रॉन इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हमें बस इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से लिखने से क्या होता है, हम पीरियड नंबर डिटरमाइन कर सकते हैं, ग्रुप नंबर डिटरमाइन कर सकते हैं। ग्रुप नंबर कैसे करेंगे, जिसमें उसमें शेल्स होंगे उतना है उसका, सॉरी जितने उसमें शेल्स होंगे उतना वो पीरियड होगा। एंड ग्रुप एस ब्लॉक के लिए जितने उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही उसका ग्रुप नंबर होगा। एंड पी ब्लॉक के लिए जितने उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें 10 ऐड कर देंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैल्शियम, जिसका एटॉमिक नंबर 20 है, इज सराउंडेड बाय एलिमेंट्स विद Z 12, 19, 21, 38। विच ऑफ दीज हैव फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी रिजेंबलिंग कैल्शियम। कैल्शियम के चारों तरफ के जो एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर ये है, हमें बताना है कि इसके अंदर की किसकी जो प्रॉपर्टी है इससे मिलती जुलती रहेंगी। देखो, only these elements are placed in same group in which gap of atomic number are 8, 8, 18, 18, 32। मतलब सिर्फ इन्हीं एलिमेंट्स को हमने सेम ग्रुप में रखा है, ठीक है। और जिनके अंदर के ये गैप होता है एटॉमिक नंबर का, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं इतने इतने का एटॉमिक नंबर गैप आता जाता है। इफ़ यू लुक एट दिस एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स लिस्टेड, इट बिकम क्लियर द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 12, 20, 38 फिट इनटू दिस पैटर्न। मतलब जब हम एटॉमिक नंबर देखते हैं तो पता चलता है कि जो एटॉमिक नंबर है 12, 20, 38 ये इसके अंदर फिट हो रहे हैं, ठीक है, अच्छे से। इतने का ही गैप आ रहा है इसमें, देखिए तो 8 का गैप आ रहा है, इसमें देखिए 18 का गैप आ रहा है। दे आर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप एंड हैव सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, सेम ग्रुप है एंड सेम उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट हमें बताना है मेंडलीव और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में डिफरेंस। मेंडलीव की टेबल एटॉमिक मास पे बेस्ड थी, ये एटॉमिक नंबर पे बेस्ड थी। इट इज़ नॉट वेरी सिस्टमेटिक एंड डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर, ये बहुत ही सिस्टमेटिक थी एंड ईजी टू रिमेंबर थी। इसके अंदर आइसोटोप को जगह नहीं मिली थी, इसके अंदर पोजीशन ऑफ आइसोटोप इज़ गिवन। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स कांट बी प्रेडिक्टेड फ्रॉम द पोजीशन, मतलब उनकी पोजीशन से हम उनकी प्रॉपर्टी या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं बता सकते थे। इनके अंदर उनकी पोजीशन से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज़ को बता सकते हैं। इसके अंदर ग्रुप्स को सब ग्रुप में डिवाइड किया था, ए और बी में। इसके अंदर कोई सब ग्रुप नहीं था मॉडर्न में, ठीक है। तो इतने इसमें NCERT क्वेश्चंस थे। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट। हम नेक्स्ट वीडियो में अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 6। थैंक यू।